हेलो स्टूडेंट। आज जो है मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 20 है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। ये परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं समझना है, दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम। तो 93% H2SO4 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है और डेंसिटी सॉल्यूशन का पता है, तो मोलिलिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए 93% परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 100 ml सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। यही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ H2SO4 in gram divided by volume of solution in ml into 100। तो ये 93। अब हम क्या बोले कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ अगर 100 ml लिखिएगा तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेट ऑफ H2SO4 हो जाएगा 93 ग्राम। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 93 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 100 ml में 93 ग्राम है, तो 1000 ml में 930 ग्राम H2SO4 होगा। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालिए, यहाँ पे 1000 ml लिख दीजिए। 1000 लिखिएगा तो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 93, तो वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा 930 ग्राम। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर और डेंसिटी दिया हुआ है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास क्या होगा? मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.8 ग्राम पर ml। तो 1 ml का वेट है 1.8 ग्राम। 1000 ml का वेट कितना होगा? 1.8 इंटू 1000, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1000, तो 1840। इतना ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से 930 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1840 माइनस 930 इतना सॉल्वेंट होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 910 ग्राम। तो आपके पास सॉल्वेंट है 910 ग्राम और वेट ऑफ सोल्यूट है 930। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल, या जीएमएम इसको बोलते हैं। जीएमएम कितना होगा? 2 हाइड्रोजन के कारण, सल्फर के कारण 32 और ऑक्सीजन के कारण 16 इंटू 4 64। एड करने के बाद आएगा 98। मतलब 1 मोल H2SO4 का वेट है 98 ग्राम, तो 930 ग्राम में कितना मोल होगा? 930 डिवाइडेड बाय 98। तो ये मोल ऑफ H2SO4 आ गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो मोलेलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 930 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 910 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में होगा, तो वैल्यू होगा 930 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 910। तो ये हो जाएगा 93000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 91। इसका वैल्यू आता है 10.43। तो मोलिलिटी हो जाएगा इस सॉल्यूशन का 10.43 m। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm प्रेशर। तो एसिटिलीन C2H2 गैस है, तो 5 ग्राम का मतलब कितना मोल होगा? C2H2, C2H5 नहीं, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल। तो वेट ऑफ 1 मोल होगा 12 इंटू 2 24 प्लस 2 26, तो नंबर ऑफ मोल होगा 5/26। टेम्परेचर है 273 प्लस 50 केल्विन प्लस 50, तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। टेम्परेचर पता चल गया। प्रेशर 740 mm है, तो इसको आप एटीएम में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? तो 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm, मतलब 760 mm अगर है तो 1 एटीएम प्रेशर है। तो अगर 1 mm है तो आप बोल सकते हैं 1/760 एटीएम प्रेशर है। तो 740 mm है तो आप बोल सकते हैं 740 अपॉन 760 एटीएम, तो प्रेशर होगा 74/76 एटीएम। तो PV इक्वल टू nRT, इससे वॉल्यूम आ जाएगा PV इक्वल टू nRT से। नंबर ऑफ मोल पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है,
प्रेशर एटीएम में है और आर का वैल्यू अगर 1/12 लेंगे तो वॉल्यूम जो है लीटर में आएगा। तो प्रेशर 74/76 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एन, 5/26 इंटू 1/12 इंटू 323 केल्विन। तो यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू आएगा 5/26 इंटू दिस और इसी में 76/74, ये जो है वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 5.31 लीटर आ रहा है इसका आंसर। अब देखिए आंसर में तो हम 5.23 लीटर लिखे हैं, तो आर का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1/12। ये हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम 1/12 से ही सॉल्व किए हैं। मेरे टाइम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो था नहीं कि हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना था, तो इसलिए मेरा यही आदत है 1/12 लिखने का। आर का आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखिएगा 0.082, उससे आपका आंसर आ जाएगा 5.23 लीटर, यही आंसर होगा। सब्जेक्टिव में तो आपको अप्रोक्सीमेशन करने का जरूरत ही नहीं है, हम तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 1/12 लिखते थे ताकि आंसर आ जाए। अगर 5.31 आया है तो ऑप्शन में अगर 5.23 होगा तो यही वाला मारेंगे हम, क्योंकि इतना नजदीक नजदीक ऑप्शन बहुत कम चांस है कि होगा। अगर इतना नजदीक नजदीक ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में 5.23 लिखा है, दूसरे में लिखा है वॉल्यूम 5.31 लीटर, तीसरे में 5.22 लिखा हुआ है। 5.22 तो नहीं देगा, इतना भी नजदीक नहीं देगा। 5.12 दिया हुआ है, सिमिलरली 5.43 दिया हुआ है। तो उस केस में आपको एग्जैक्ट वैल्यू से लेना पड़ेगा, क्योंकि सब वैल्यू जो है वो बहुत ही नजदीक है, तो अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते थे कि 1/12 लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तो आंसर 5.23 होगा, आर का वैल्यू जब आप 1/12 लीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 ग्राम सैंपल ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। तो 2 ग्राम सैंपल है, 3 सैंपल है आपके पास। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaHCO3 प्लस सोडियम सल्फेट है प्लस Na2SO4। इसको जो है हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होता है टिल द इवोल्यूशन ऑफ CO2 सीजेस। तो तब तक हीट करते हैं जब तक कि CO2 निकलना बंद नहीं होता, मतलब जितना CO2 निकलना था वो सारा निकल गया, तब तक आप इसको हीट कीजिए। तो वॉल्यूम जो CO2 का 750 mm Hg प्रेशर और 298 केल्विन पे होता है, वो होता है 123.9 ml CO2 गैस रिलीज होता है 750 mm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पे। A 1.5 gram of the same sample required 150 ml of M/10 HCl for complete neutralization। और इसी मिक्सचर का अगर 1.5 ग्राम लेंगे तो ये 150 ml ऑफ M/10 HCl को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताना है हर एक कंपोनेंट का मिक्सचर में, मतलब कितना परसेंट Na2CO3 है, कितना परसेंट NaHCO3 है और कितना परसेंट Na2SO4 है। तो सबसे पहले जो है इसमें सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट का ही डिकम्पोजिशन होगा। सोडियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज करता नहीं है और सल्फेट भी डिकम्पोज नहीं करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट कीजिएगा तो इससे सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, ट्वाइस NaHCO3, इससे बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए बैलेंस रिएक्शन है, 2 सोडियम 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2 1 3 प्लस 3 6 बैलेंस है। तो जितना CO2 गैस रिलीज हुआ है वो सारा का सारा सोडियम बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से ही रिलीज हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना होगा, Pv इक्वल टू nRT, Pv इक्वल टू nRT। प्रेशर 750 डिवाइडेड बाय 760, इतना एटीएम होगा। 750 mm है और एक एटीएम में 760 mm होता है, मतलब 760 mm इक्वल टू 1 एटीएम। तो 1 mm इक्वल टू 1 बाई 760, तो 750 इक्वल टू 750 बाई 760 एटीएम इंटू वॉल्यूम है 123.9 इतना ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल टू n r
0.082। यहाँ पे देखिए बहुत ही कम है, 5 ग्राम है, तो यही लेना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट आंसर आए। 1/12 से गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे लगभग सेम आएगा। RT टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन इंटू 298, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 0.005। तो मोल ऑफ CO2 है 0.005। अब देखिए 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट से 1 मोल CO2 बनता है। तो CO2 का अगर इतना मोल बन रहा है मतलब इसका डबल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCO3 होगा 0.01। इसी का हाफ करेंगे तो 0.005 होगा। तो इतना मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो मास ऑफ NaCO3 कितना होगा, मास ऑफ NaCO3 होगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलिकुलर मास 0.01 इंटू GMM। GMM कितना है 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48। तो ये 24 प्लस 12 36 प्लस 48। तो 36 प्लस 48 हो जाएगा 84। तो 0.01 इंटू 84 ग्राम, 0.84 ग्राम आएगा आपका NaCO3। इसके बाद HCl के साथ जो है इन तीनों में सिर्फ Na2CO3 और NaHCO3 रिएक्शन करेगा। मतलब HCl जब H प्लस रिलीज करेगा तो Na2SO4 जो SO4 2- है ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है तो इसलिए ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा HCl से। वहीं अगर आप NaHCO3 और Na2CO3 में देखें तो CO3 2- ये वीक एसिड का एनायन होता है। सिमिलरली HCO3- ये भी वीक एसिड का एनायन होता है। ये आपको अभी पता नहीं है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग फिर फर्दर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो रिएक्शन भी आप देखिएगा कि ये जो है HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है। एक्चुअली में क्या होता है अभी जो बताते हैं बस समझ लीजिए। ये वीक एसिड का एनायन है, इसका एसिड है H2CO3 और इसका भी एसिड है H2CO3। ये जब एक H प्लस रिलीज करता है H2CO3 तो HCO3- बनाता है। सिमिलरली दूसरा H प्लस भी जब रिलीज कर देता है तो CO3 2- बना लेता है। तो अगर H2CO3 NaOH के प्रेजेंस में आएगा तब तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन कर लेगा, साल्ट बनाएगा NaCO3। सिमिलरली और NaOH रहेगा तो ये वाला H प्लस भी न्यूट्रलाइज होगा NaOH से, तो Na2CO3 बना लेता है। ठीक है, तो अगर कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है तब तो ये रिएक्शन कर लेता है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा तो ये कहेगा मेरे रास्ते तुम क्यों रिएक्शन कर रहे हो, हम स्ट्रॉन्ग है हम रिएक्शन करेंगे। तब कहेगा ठीक है अब हम तो कर लिए हैं, अब आप आ गए हैं तो अपना H प्लस दे दीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेंगे और आप NaOH प्लस HCl से NaCl बनेगा। कहने का मतलब Na2CO3 जो था प्लस HCl से NaCl बन जाएगा, और ये जो CO3 2- था जो कि NaOH के साथ अपना H प्लस दे के Na2CO3 बनाया था, तो ये फिर से H प्लस एक्सेप्ट करके HCO3- बना लेगा, और HCO3- बनेगा। फर्दर अगर HCl में H प्लस रहेगा तो उससे फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करेगा HCl से, और HCO3- एक और H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बनाएगा। और H2CO3 जो होता है ये अनस्टेबल होता है, H2CO3 H2SO3। मतलब जब भी ये बनेगा तो ये डिकम्पोज कर जाता है H2O प्लस CO2 में, मतलब कि प्रोडक्ट में आपका H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये दोनों तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन Na2SO4 नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होता है। H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये कहेगा SO4 2- को कि तुम एक H प्लस एक्सेप्ट कर लो, कहेगा पागल है क्या, जाओ यहाँ से, तुमसे कम ताकतवर हम थोड़ी है, हम भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम क्यों, हम पहले आए, हम पहले रिएक्शन कर चुके हैं, अब हम नहीं अपना H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, हम जो हैं सो हैं। तो इसलिए इसको तो H प्लस नहीं दे पाएगा, यहाँ कमजोर पड़ जाएगा तो इसको जबरदस्ती H प्लस दे देता है। ज्यादा डिटेल में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। अभी बस ध्यान रखिए कि यही दोनों जो है रिएक्शन करेगा HCl से। तो Na2CO3 प्लस HCl कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये जो है 2 H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ट्वाइस NaCl प्लस H2CO3 बनाएगा, लेकिन H2CO3 अनस्टेबल होता है तो H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा, और यहाँ 2HCl हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। NaHCO3
प्लस HCl, इससे NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इस केस में H2CO3 जो है एक ही H प्लस अपना रिलीज किया था, इसीलिए तो HCO3 माइनस बनाया था। तो ये एक ही H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एक ही HCl चाहिए। यहाँ पे CO3 2 माइनस, दो H प्लस रिलीज कर दिया था तो दो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अगर एक H प्लस एक्सेप्ट करता है तो ये पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, मतलब NaHCO3 प्लस NaCl बन जाएगा। अगर एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो CO3 2 माइनस HCO3 माइनस बन जाएगा और आपके पास Cl माइनस रहेगा। तो एक Na प्लस Cl माइनस के साथ जाएगा और एक Na प्लस HCO3 माइनस के साथ, तो NaCl प्लस NaHCO3 बनेगा। लेकिन वो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में HCO3 माइनस भी फर्दर H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो डायरेक्ट यही वाला रिएक्शन लिखिए। अब देखिए NaHCO3 का मोल हम निकाले थे 0.01 मोल है, तो 0.01 मोल के लिए 0.01 मोल HCl चाहिए होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक मोल के लिए एक मोल HCl चाहिए, तो 0.01 मोल के लिए 0.01 मोल HCl चाहिए। आपके पास टोटल कितना मोल HCl है? टोटल है 150 ml ऑफ m/10 HCl। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना होगा 150 ml में, अगर उसका मोलरिटी 1/10 है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये होगा 15/1000 मोल है आपके पास, मतलब 0.015 मोल है, जिसमें से कि 0.01 मोल NaHCO3 के साथ रिएक्शन किया, तो Na2CO3 के साथ 0.005 मोल HCl रिएक्शन किया होगा। तो अगर 2 मोल HCl है तो 1 मोल Na2CO3 के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर 0.005 मोल HCl है तो 0.005/2, कहने का मतलब HCl का कितना मोल Na2CO3 होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 पता चल गया 0.005/2। तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना होगा? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो मिक्सचर ले रहे हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट इसको जब हीट करते हैं तो CO2 के लिए तो 2 ग्राम सैंपल लेते हैं, लेकिन HCl के केस में 1.5 ग्राम सैंपल ही लेते हैं। तो ये जो NaHCO3 आया था 0.01 मोल, ये 2 ग्राम सैंपल में 0.01 मोल था। तो 1.5 ग्राम सैंपल में कितना होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 4, इतना मोल NaHCO3 है आपके पास 1.5 ग्राम सैंपल में। तो 1.5 ग्राम सैंपल में आपके पास है 0.03/4, तो HCl का भी 0.03/4 मोल यूज होगा NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो 0.015 में से 0.03/4 यूज हो गया NaHCO3 के साथ, तो इतना माइनस 0.03/4, इतना मोल Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.06 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 4, ये होगा 0.03 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 0.03 डिवाइडेड बाय 4 मोल HCl Na2CO3 के लिए यूज हुआ है। तो 2 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल चाहिए, तो इतना मोल अगर HCl का है तो इसका हाफ Na2CO3 रहा होगा, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 4 तो पहले से ही था, उसका हाफ होगा तो डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास 0.03 नहीं 0.03 डिवाइडेड बाय 8, इतना मोल Na2CO3 का है। अब एक मोल का वेट कितना होगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 48 प्लस 12 60 प्लस 46, तो 106। तो एक मोल का वेट है 106 ग्राम, तो इतना मोल का वेट होगा इतना इंटू 106 ग्राम। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.3975 ग्राम। तो 1.5 ग्राम सैंपल में 0.3975 ग्राम है Na2CO3, तो 2 ग्राम सैंपल में कितना होगा, तो 1.5 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में हो जाएगा 10/1.5, 2 ग्राम में होगा 10/1.5 इंटू 2, इसका वैल्यू आता है 0.53 ग्राम।
तो 2 ग्राम में 0.53 ग्राम Na2CO3 है और 0.84 ग्राम NaHCO3 है। तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ NaHCO3 होगा 0.84 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 50, तो 84 इंटू 50 42%। सिमिलरली इसका वैल्यू होगा 0.53 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ Na2CO3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 26.5%। तो 26.5% और 42%, परसेंटेज ऑफ Na2SO4 क्या होगा? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ NaHCO3 माइनस परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो 100 माइनस 42 माइनस 26.5, परसेंटेज ऑफ Na2SO4 होगा 31.5%। अगर इसमें आपको 2 ग्राम सैंपल में कितना Na2CO3 है ये अगर नहीं भी निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज NaHCO3 कितना होगा 0.84 डिवाइडेड बाई 2। 2 ग्राम में 0.84 ग्राम NaHCO3 है, तो यहाँ से निकाल लीजिए। और इतना ग्राम 1.5 ग्राम में है, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 हो जाएगा मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। तो यहाँ अगर ये लिखिएगा तो डिवाइडेड बाय 1.5 करना पड़ेगा, इंटू 100 कर दीजिए। और इसी को अगर आप 0.53 कीजिएगा तो डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा। फाइनली देखें तो एक ही चीज कर रहे हैं, 0.3975 डिवाइड बाय 1.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 0.53 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको अगर 2 से डिवाइड किए तो वही वाला टर्म आ गया 0.3975 डिवाइड बाय 1.5, या फिर ये 0.53 डिवाइडेड बाय 2, दोनों इक्वल होगा और इंटू 100 तो करना ही है दोनों में, तो वैल्यू 26.5% ही आएगा फाइनली। इसके बाद जो है अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।